हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ श्रीकार्या। एज यू नो कि हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्लास 7th की बुक है। ये हमारे पास में एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर इसका हम यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं 16, जल एक बहुमूल्य संसाधन। क्योंकि ये चैप्टर जल और उसके संरक्षण के ऊपर है, तो इस चैप्टर में से सिर्फ हम वही चीजें देखेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आने लायक है। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपके सिलेबस में प्राकृतिक संसाधन अगर टॉपिक मेंशन है, प्राकृतिक संसाधन अगर टॉपिक आपका मेंशन है आपके सिलेबस में, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इससे बाहर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन अगर आपके टॉपिक में मेंशन है तो ही आप नेक्स्ट के जो 3 वीडियो हैं वो देखिए। अदरवाइज ये आपके लिए काम के नहीं है, साइंस के से रिलेटेड नहीं है। ये प्राकृतिक संसाधन एक टॉपिक अलग से आता है, जो ईवीएस के टॉपिक आ जाते हैं ये उससे रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे अच्छा कोटेशन यहाँ पर दिया है, जल है तो कल है। इस कोटेशन के साथ ही यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआत होती है। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि विश्व जल दिवस कब आता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन बना है, विश्व जल दिवस हमारा कब आता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हमारे भारत में और भारत के जो भारत बाहर भी कहीं ऐसे क्षेत्र हैं, कहीं ऐसे देश हैं या कई ऐसी जगह हैं जहां पर पानी की उपलब्धता कम है। पृथ्वी पर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा पानी है, ये हम देख सकते हैं। बहुत अधिक पानी होने की वजह से ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी यहाँ से कहते हैं। मगर वो जो जल है जो पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% जल है, वो 71% जल क्या है, समुद्र महासागर और नदियों का पानी है। अब यहाँ पर ये जो भी जल है समुद्र महासागर नदियों का, इनमें से जो समुद्र महासागरों का पानी है ये क्या होता है, लवणीय जल होता है, जो कि हमारे उपयोग में नहीं आता। इनमें से जैसे नदियों का है, बारिश का पानी है, या जो भूम जल है, या जो वायुमंडल से वाष्पीकरण द्वारा उड़ता है और वर्षा के द्वारा पुनः जब धरती पे आता है, वो जो जल है वो अलवण जल कहलाता है और यही जल ताजा जल कहलाता है। और ये जल हमारे जीवन में यहाँ पर डेली में उपयोग आता है। 2003 में अंतरराष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था, ठीक है, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम पानी का उपयोग करते हैं, कौन सा पानी हमारे यहाँ काम आता है। तो देख के यहाँ पर लिखा है कि अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का कितना है, मात्र 0.006% ही ऐसा पानी है। वैसे तो माना गया है कि पूरी पृथ्वी में से 71% जो जगह है उस पर क्या है, पानी हमारे यहाँ उपलब्ध है। मगर इस 71% का सिर्फ 0.006% ही पानी ऐसा है जो हमारे उपयोग का है। बाकी जो सारा जल वो लवणीय जल कहलाता है, जो कि हमारे उपयोग में दैनिक क्रिया के उपयोग में यहाँ पर जो है वो काम नहीं आ सकता। जल की अवस्थाओं की यहाँ बात की है तो पहली अवस्था ठोस है, दूसरी अवस्था द्रव अवस्था है और तीसरी अवस्था गैसीय अवस्था है। ठोस अवस्था ध्रुवों पर बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में पाई जाती है। द्रव अवस्था जो है वो जल महासागर, झीलों, नदियों में मिलती है। और गैसीय अवस्था जो है वो जल वाष्पन की अवस्था है, यानी जो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जल भाप बन के उड़ जाता है, वो यहाँ पर तीसरी अवस्था है। यहाँ पर जल चक्र पूरा तरीके से बताया गया है। इसे जो जल कहते हैं वो पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला जल आपका भूम जल है। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ऊपर उड़ता है। यहाँ पर संघनन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, बादल का निर्माण होता है। बादलों के निर्माण के बाद में यहाँ पर ये बादल क्या करते हैं, पुनः वर्षा करते हैं और ये वर्षा का पानी भूमि में होता हुआ कुछ तो भूमजल के रूप में यानी भूमि के अंदर पहुंच जाता है वहां पर, और कुछ बहकर नदियों तालाबों द्वारा महासागरों में सम्मिलित हो जाता है। तो ये एक तरीके से प्रक्रिया चलती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जल चक्र कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जल का एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो भूम जल है। भूम जल क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है, धरती जमीन जो है उसकी सतह को जब हम खोदते हैं तो थोड़ा बहुत खोदने के बाद में हमें मिट्टी क्या है, गीली महसूस होती है। तो ये जो जल अंदर से निकलता है, जमीन के अंदर से निकलने वाला जल ये आपका कौन सा कहलाता है, भूम जल कहलाता है। भूमिगत जल आपका भूम जल कहलाता है।
जो पृथ्वी की ऊपरी सतह जहां पर ये जल निकलता है वो क्या कहलाती है, भौम जल स्तर कहलाती है। पर जो धरती की ऊपरी सीमा है जहां पर जल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौम जल स्तर यहाँ पर हम कहते हैं। वर्षा का जल जब भूमि के अंदर रिस कर रिसाव द्वारा भूमि के अंदर चला जाता है उसे अंतः स्यंदन कहते हैं। वर्षा का जल जो भूमि सोख लेती है अपने अंदर या भूमि के अंदर चला जाता है और उसकी दरारों में या उसकी जो भी जगह होती है उसको भर देता है, तो ये जो प्रक्रिया या ये जो रिसाव है वो क्या कहलाता है, अंतः स्यंदन कहलाता है। चट्टानों के बीच में जब ये जल भर जाता है तो इन भंडारों को जल भर कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, इनकी सहायता से हम जल को पुनः प्राप्त करते हैं। तो ये एक तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये भौमजल का उपयोग हैंडपंप के रूप में हो रहा है और वर्षा का जो जल है वो पुनः किस अंतः स्यंदन द्वारा पुनः धरती के अंदर जा रहा है और यही जल वापस यहाँ पर ये जल भर द्वारा हम देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में या पत्थरों के बीच में जो पानी भर जाता है जल भर द्वारा, वो यहाँ पर बताया गया है। तो भौमजल और भौमजल स्तर दोनों की यहाँ पर बात हुई है। पृथ्वी की वो ऊपरी स्तर जहाँ पर पानी मिलता है वो भौमजल स्तर कहलाता है और पृथ्वी के अंदर का जो पानी है वो आपका भौमजल कहलाता है। इससे कई हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी की कमी से किस तरीके के यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स होती है। जनसंख्या प्रसार जो है, जितना ज्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ी है उस हम लोगों को रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है, दुकान की, कार्यालय की, सड़क निर्माण की आवश्यकता होती है। यानी हम जिस तरीके से विकास कर रहे हैं तो उस विकास में हम क्या करते हैं कि जो मैदान है जहां पर पेड़ पाए जाते हैं उन लोगों को हम काट देते हैं या फिर जो अधिक से अधिक जमीन है उसे हम किस तरह उपयोग करते हैं, अपने काम के लिए उपयोग करते हैं। जिससे क्या होता है कि वर्षा का जो जल है उसकी अवस्त्रवण दर यानी पानी के जो जमीन के अंदर सोखने की दर है, पानी की जमीन के अंदर सोखने की जो दर है वो क्या हो गई है, कम हो गई, क्योंकि जगह जगह मकान, कारखाने और कार्यालय खुल गए हैं। तो ये जो है दर कम हो गई है, इसके कारण भी भौम जल स्तर में कमी यहाँ पर आई है। बढ़ते हुए उद्योग भी एक तरीके से यहाँ पर भौम जल स्तर कम होने के कारण के लिए उत्तरदायी है। जल का वितरण, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है तो यहाँ पर कहीं जगह सूखा है और कहीं जगह बहुत ज्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। तो यहाँ इस मानचित्र में हम देखेंगे कि किस तरह भारत में वर्षा का जल वितरण यहाँ पर होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं इस मैप में कि ये जो राजस्थान का हिस्सा है जो कि बाड़मेर जैसलमेर का हिस्सा है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 0 से 20% के लगभग होती है। जैसे जैसे हम आगे आते जाते हैं तो वर्षा की मात्रा 20 से 40% के लगभग है। यहाँ से जो अरावली क्रॉस होती है यहाँ पर वर्षा की मात्रा 40 से 60% के लगभग बताई गई है। ये जो झालावाड़ वाला हिस्सा आता है यहाँ पर जो राजस्थान को यहाँ से क्रॉस कर देता है और ये जो यूपी का कुछ कुछ एरिया है, यहाँ से हरियाणा और पंजाब का कुछ एरिया है, वहां पर वर्षा की मात्रा 60 से 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद ये जो आपका एरिया है ये वर्षा से समृद्ध एरिया जिसको कहते हैं, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा यहाँ पर होती है। ये जो आप डार्क एरिया देख रहे हैं, जो डार्क ब्लू वाला एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये आपके आसाम का एरिया है और ये असम के एरिया में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और यही आपके यहाँ पर केरला के तट पे आप देख सकते हैं कि केरला का जो तट है वहां पर भी वर्षा की मात्रा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो हम देख सकते हैं कि भारत में जो वर्षा का वितरण है वो किस तरीके का है, वर्षा का वितरण असमान वितरण है, वर्षा का वितरण असमान वितरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि जल प्रबंधन की बात करें तो जल को हम किस तरीके से यहाँ पर बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर जितनी वर्षा होती है उस वर्षा के जल का अगर हम संग्रहण करें तो हम लोग जल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। पहले के टाइम में बावड़ियां बनाई जाती थी पानी के संग्रहण के लिए, तो कुएं और बावड़ियां इसका एक जो पारंपरिक उदाहरण है जल संग्रहण के लिए। भुज की यहाँ पर बात की गई है कि कच्छ क्षेत्र में जो भुज है वहां पर वर्षा बहुत ही अनिश्चित होती है, वहां पानी की बहुत कमी है और जो पानी आता था वो समुद्र में मिल जाता था। तो यहाँ पर 1989 में गांव वासियों ने क्या किया, एक एनजीओ से मिलकर
वर्षा के जल को संग्रहित कर कर वहां पर 18 चेक डैम बांध एक बना दिया, 18 चेक डैम। तो देखो अगर ये एसएससी का एग्जाम होता तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता कि 18 चेक डैम जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भुज में स्थित है, भुज यानी कच्छ में स्थित है। ये 1989 में वहां के लोगों द्वारा बनाया गया। इसमें क्या करते हैं लोग, वर्षा के जल को एकत्रित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां की जो जमीन है उसके अंतःस्रवण की दर को उन्होंने बढ़ा दिया और इससे जल भरों की पुनः पूर्ति हो गई। यानी वहां के कुओं में या फिर जो भी वहां के जलकूप हैडपंप है वहां में पानी आ गया उन लोगों के, और वो जो पानी है वर्षा का वो यहाँ पर सिंचाई के लिए उपलब्ध उनको हो गया। ये हम देख सकते हैं, ये जो सिस्टम है खेत में बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप सिंचाई जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर ये दोनों तरफ क्यारियां बनाई गई है, बीच में पाइप लगा दिए। इन पाइप से क्या होता है, धीरे धीरे पानी इनको सप्लाई होता रहता है। इससे कम पानी में अधिक सिंचाई यहाँ पर हो जाती है। खेतों में बूंद ड्रिप की सिंचाई की व्यवस्था इसमें दिखाई गई है। हम क्या कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए, हम ये कर सकते हैं कि जब हम ब्रश करते हैं तो पानी लगातार खुला ना हो। फर्श धोने के लिए आप ज्यादा पानी वेस्ट ना करें, अपनी कार गाड़ी धोने के लिए आप ज्यादा पानी वेस्ट ना करें, क्योंकि जिस तरह से बिना पानी के एक पौधा मुरझा जाता है तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये यहाँ पर एक बात थी। राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी को चुनौती का एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने के एक दल ने अलवर जिले में एक सूख क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियां अखेरी, रूपारेला, सरसा, भगिनी और जहाज वाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित वहां पर कर दिया। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला ठोस, जो कि ध्रुवीय बर्फ के रूप में हम देखते हैं। दूसरा है द्रव, जो महासागर, नदियों और तालाबों में मिलता है। और तीसरा है वाष्प, जो कि वाष्प के रूप में संघनित होकर वर्षण वहां पर यानी हमारे यहाँ वर्षा करता है। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण क्या है, असमान है। हमारे भारत में ही जल का जो वितरण है बहुत असमान है। उद्योगों की तेज वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ मुख्य कारण हैं। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों से में रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भूम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल की पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। समय की मांग है कि हर व्यक्ति का जल उपयोग मितव्ययता से करे। यदि पौधे को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो मुरझा जाते हैं यानी सूख जाते हैं। तो सोचिए कि हम इंसान हैं और हमें कितनी जल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन आंसर हम ये करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। सत्य असत्य यहाँ पे बताना है। तो भौम जल जो है विश्व की नदियों झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है, ऐसा भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, भौम जल कौन सा होता है, भौम जल होता है हमारे जो डेली उपयोग में यहाँ पर जो जल काम में आता है वो हमारा क्या कहलाता है, भौम जल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सॉरी ऑप्शन कि जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी कर रहे हैं। तो जल की कमी जो है वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी जल की समस्या जो है वो बिल्कुल उत्पन्न हो रही है। तो ये बात तो गलत है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर कि नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। तो जी बिल्कुल ये बात सही है कि नदियों का जो जल है वो खेतों में सिंचाई का यहाँ पर एकमात्र स्रोत है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि वर्षा जल का चरम स्रोत है। तो वर्षा जो है ये जल का बिल्कुल चरम स्रोत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उपयोग में आने वाला जो जल है वो हमें किससे मिलता है, वो हमें वर्षा से ही मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला जो है वो गलत है, और थर्ड वाला यहाँ पर नदियों का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, यहाँ पर
नदियों का जल एकमात्र स्रोत है ऐसा हम नहीं कह सकते। कई लोग बूंद बूंद सिंचाई से भी करते हैं, कुछ लोग जो है उन कुएं खोद लेते हैं, बारिश से भी हमें जल यहाँ पर मिलता है, तो ये चीज यहाँ पर गलत है। तो इस तरीके से ये सही है, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। समझाइए कि भूमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। तो हम देख सकते हैं कि वर्षा जो जल चक्र बनता है उससे हमें जो है इसकी पूर्ति होती है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखेंगे, ये वाले भूमजल प्राप्त करने के लिए किस किस का उपयोग होता है। तो भूमजल प्राप्त करने के लिए एक तो हम कुएं का उपयोग कर सकते हैं, दूसरा नलकूप यानी हैंडपंप जिसे कहते हैं, बोरिंग जिसे कहते हैं, उसका हम उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। जल की कितनी अवस्थाएं होती है। जल की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस होती है जो कि बर्फ के रूप में, द्रव जो महासागरों में तालाबों में पाई जाती है, और गैस जो कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में हमें मिलती है। भूमि की जल धारण करने वाली परत आपकी क्या कहलाती है। भूमि की जल धारण करने वाली परत जो है आपकी, वो भूम जल स्तर कहलाती है। भूम जल स्तर यहाँ पर कहलाती है। भूमि में जल के अवस्त्रवण के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो भूमि में जल के अवस्त्रवण प्रक्रम को अंतःस्यंदन कहते हैं। अंतःस्यंदन यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा कारक जो है वो जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो औद्योगिकीकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या और जल संसाधनों का कुप्रबंधन जल की कमी के लिए उत्तरदायी है। अत्यधिक वर्षा जो है वो जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। सही विकल्प का यहाँ पर नेक्स्ट हमें चुनाव करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। ये गलत है कि विश्व में सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा बढ़ती कम स्थिर नहीं रहती। जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उनमें होती है तो कम हो जाती है और वर्षा के समय में उनका जल स्तर बढ़ जाता है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत नहीं रहती, ये भी गलत है, क्योंकि जैसे जैसे वर्षा होती है तो जल स्तर बढ़ जाता है और जब गर्मी होती है तो वो भूमिगत जल के स्तर में कमी यहाँ पर आ जाती है। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है, ये भी गलत है। ये भी बिल्कुल वैसी ही बात है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, ये चीज सही है कि विश्व में टोटल कितना जल है वो हमारा फिक्स है, और बाकी जो चलता रहता है वो आपका जल चक्र यहाँ पर चलता रहता है। तो ये आपके चैप्टर यहाँ पर जो जल से रिलेटेड था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर नंबर 17 हम स्टडी करेंगे, वन हमारी जीवन रेखा। तो ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।